साथियों, वंदे मातरम। आज हम सब जानेंगे अपने शरीर के उन संस्थानों के बारे में जो कई संस्थान मिलकर हमारे शरीर का संचालन करती हैं और हमारा पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, कंकाल अलग अलग प्रकार का सिस्टम हमारे शरीर में बनाती हैं। हम सब सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के तंत्र हैं जो मिलकर इस शरीर का संचालन करते हैं। उसके लिए सबसे पहला तंत्र आता है जिसको कंकाल तंत्र कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर का वो ढांचा आता है, हड्डियों से जोड़ा हुआ वो स्ट्रक्चर तैयार होता है जिस पे इस शरीर का पूरा फाउंडेशन बेस टिका होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका पाचन तंत्र, जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण संस्थान होता है, क्योंकि पाचन वो क्रिया है जिसके माध्यम से भोजन में मौजूद पौष्टिक तत्व हमारे शरीर के रक्त में मिलते हैं और हमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आवश्यक पौष्टिक पदार्थों की पूर्ति करने का ये पूरा सिस्टम पाचन तंत्र के द्वारा ही होता है। कितने कितने अंग कौन कौन से अंग तंत्रों में पाए जाते हैं उस पर भी आगे बात करेंगे। अगला तंत्र है जिसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम सब जानते हैं एक्सक्रिएशन सिस्टम के नाम से, जिसके अंतर्गत किडनी आती है, नेफ्रॉन आता है, यूरेटर आता है, यूरेथ्रा आता है, पेनिस आता है। अलग अलग प्रकार के वो अंग जो हमारे शरीर से बचे हुए लिक्विड रूप के अपशिष्ट को शरीर से बाहर करते हैं, यूरिया को शरीर से बाहर करते हैं और बाद में उस हमारे मूत्र में मौजूद अलग अलग प्रकार के कैल्शियम, सोडियम, सल्फर, ये जो तत्व मौजूद होते हैं उनको फिर से हमारे शरीर में वापस खींचने का काम भी इन्हीं उत्सर्जन तंत्रों द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है जिसे कहते हैं प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे इस समाज को चलाने का काम या समाज की पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम प्रजनन तंत्र के माध्यम से होता है। दो प्रकार के प्रजनन तंत्र होते हैं, महिलाओं में कुछ अलग प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं, पुरुषों में कुछ अलग प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं। इन पर भी हम आगे वाले भविष्य में अलग अलग सेशन में जानेंगे कौन सा तंत्र क्या काम करता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है फिर, जो हमारा श्वसन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र आप सब जानते हैं कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण की संस्था है हमारे शरीर का, जिसमें नाक, नासिका, फेफड़ा और फेफड़ों के अंदर एल्वियोई, एल्वियोई के अंदर ब्रोंकी, ब्रोंकी के अंदर ब्रोंकियोलस, ये अलग अलग प्रकार के अंग शामिल होते हैं और इनके समूह से बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको शायद याद होगा, आज से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार कई सारे कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं और कई सारे ऊतकों के मिलने से अंग बनता है और कई सारे अंगों के मिलने से अंग तंत्र बनता है। तो आज हम अंग तंत्रों के बारे में जान रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से अंग आते हैं उनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से हम जानेंगे। इस प्रकार अगर मैं नाम लेके कहूँ तो एक दो अंग तंत्र नहीं, लगभग 9-10 अंग तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिनका कार्य अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा करना, हमारे शरीर का संचालन करना, हमारे शरीर में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, हमारे भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को रक्त में मिलाना, इस प्रकार की विभिन्न विभिन्न क्रियाएं हमारे शरीर में निरंतर होती है। इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण का अंग है जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम, अंग तंत्र। ये नर्वस सिस्टम हमारा माना जाता है कि हमारे शरीर का सबसे मुख्य मैसेंजर का काम करने वाला अंग तंत्र होता है। जिस प्रकार हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, कम होता है, हमारे शरीर में एक्साइटमेंट आती है, जिस प्रकार सांप को देख के हमारा पैर अपने आप पीछे चला जाता है, पैरों में कांटा चुभ जाने पे अपने आप पैर बहुत तेजी से पीछे की तरफ खींच लेता है, ये सभी कार्य हमें दर्द का आभास होना, चोट का अनुभव होना, दुख सुख, रहन सहन, तकलीफ, हंसी खुशी, भूख प्यास, इन सभी के अनुभवों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा नर्वस सिस्टम। हम सबको अपने सिस्टम के बारे में जब तक नहीं पता होगा तब तक हम अपने अंगों के द्वारा दी जाने वाले संकेतों को नहीं समझ सकते। यदि हमें भाई राजीव दीक्षित के सपनों को पूरा करना है और हमें अपना चिकित्सक स्वयं बनना है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले
अपने अंगों को समझना पड़ेगा, अंग तंत्रों को समझना पड़ेगा और उनके भूमिका को समझना पड़ेगा। और उसी भूमिका को समझने के लिए आज हम सब जानेंगे कि पाचन तंत्र क्या है और किस प्रकार पाचन तंत्र कार्य करता है हमारे शरीर में, और वो पाचन तंत्र हमारे शरीर में कार्य करने के बाद किस प्रकार भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे पौष्टिक पदार्थों को हमारे शरीर के रक्त में पहुंचाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, ग्लूकोज और अलग अलग बहुत सारे विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है बहुत ज़रूरी मात्रा में। पाचन तंत्र अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले पाचन तंत्र में पाए जाने वाले अंगों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला पाचन तंत्र में पाए जाने वाला है हमारा अंग मुख। मुख के बाद है हमारा लार ग्रंथियां, जिसको सलाइवा कहते हैं। लार ग्रंथि के बाद आती है ग्रशिका, जिसको ग्रास नली कहते हैं, जहां से हमारा भोजन मुंह में चबाने के बाद लार ग्रंथियों से बहुत सारे पाचक रस मिलने के बाद और भोजन का ग्लूकोज लेवल में टूटने के बाद जो भी भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट हैं वो जब ग्लूकोज लेवल में टूटते हैं तो उनको तोड़ने का काम हमारी सलाइवा लार ग्रंथियां ही करती हैं। ग्रासिका, ग्रास नली के बाद आता है आमाशय, आमाशय के बाद आता है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद आता है पित्ताशय, पित्ताशय के बाद आता है अग्न्याशय, अग्न्याशय के बाद आता है यकृत, यकृत के बाद आती है बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद आती है मलाशय और मलाशय के बाद आता है गुदाद्वार। इतने प्रकार के अंग मिलके हमारे शरीर में पाचन तंत्र को बनाते हैं और पाचन तंत्र की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। अगर पाचन तंत्र की क्रिया को समझना चाहते हैं तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे ही हम भोजन का कोई निवाला अपने मुंह में रख के चबाना शुरू करते हैं, उसी वक्त बहुत सारी अनेक प्रकार की लार ग्रंथियां, बहुत सारे पाचक रस हमारे मुंह में छोड़ना शुरू कर देती हैं और यहाँ से भोजन की पाचन की पहली अवस्था का प्रारंभ होता है। हमारे लार ग्रंथियों के द्वारा हमारे मुंह में बहुत सारे पाचक रस छूटने और भोजन की कुछ मात्रा पाचन होने के बाद भोजन एक पेस्ट के रूप में दांतों के माध्यम से लुगदी का रूप लेता है और फिर वो भोजन हमारे ग्रास नली द्वारा होते हुए हमारे आमाशय में पहुंचता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं। और उस आमाशय में हमारा भोजन रहता कितनी देर है, तो उस आमाशय में हमारे भोजन के रुकने का जो समय निर्धारित है वो 1.5 से 3 घंटे का समय है। और इस 1.5 से 3 घंटे में हमारे आमाशय में बहुत सारे पाचक रस और जो हमारा प्रोटॉन पंप है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जठर अग्नि कहते हैं, ये रस आके आमाशय में मिलता है और वहाँ फिर भोजन के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उस भोजन का टुकड़ा करने के बाद उन रसों के मेल से एक सलरी तैयार की जाती है, एक गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है हमारे आमाशय में। और 2 से 3 घंटे के बाद उस आमाशय से भोजन अपान वायु के माध्यम से हमारे शरीर में आगे बढ़ता है और छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में जैसे ही हमारा भोजन पहुंचता है उसके बाद पित्ताशय और अग्न्याशय, जिसको हम पैनक्रियाज और लीवर कहते हैं, लीवर और पैनक्रियाज से अलग अलग प्रकार के वो पाचक रस आके हमारे छोटी आंत में मिलते हैं और भोजन का पुनः पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया प्रारंभ होने के बाद वो भोजन बड़ी आंत में जाता है और जब भोजन बड़ी आंत में एकदम सलरी और लिक्विड के रूप में पहुंचता है तो वहां से फिर शरीर के विभिन्न विभिन्न रिसेप्टरों द्वारा, विभिन्न विभिन्न शोधन अंगों द्वारा हमारे भोजन में मौजूद अलग अलग प्रकार के पौष्टिक तत्व, जैसे मिनरल्स, जैसे विटामिन्स, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे वसा, जैसे फैट, अलग अलग प्रकार के जरूरी और पौष्टिक पदार्थों को हमारा शरीर हमारे रक्त में खींच लेता है और बचे हुए मल को, बचे हुए अपशिष्ट भोजन को वो मलाशय में भेज देता है मल के रूप में बाहर निकलने के लिए। वास्तव में जो बचा हुआ भोजन होता है वो शरीर के किसी काम का नहीं होता, इसलिए शरीर उसे मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ के माध्यम से या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में भेज देता है और मलाशय के बाद यह हमारा जो मल बचता है गुदाद्वार के माध्यम से शरीर के बाहर उत्सर्जन तंत्रों के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया अगर आपने समझ ली कि किस प्रकार हमारे भोजन का पाचन होता है और किस प्रकार इस पाचन में अंग जो शामिल होते हैं उनका कार्य किया जाता है,
तो निश्चित रूप से आप उन अंगों के प्रति सजग होना और सचेत होना सीख जाएंगे। आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कि कौन कौन से अंग थे और कौन कौन से पाचन अंग में मिलके ये पाचन तंत्र बना और उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार चली। इसके बाद आने वाले अगले सेशन में हम ये जानेंगे कि इन तंत्रों को किस प्रकार हम व्यवस्थित रख सकते हैं और पाचन तंत्र की असुविधा और गड़बड़ी के कारण जितने भी अलग अलग प्रकार के रोग हमें होते हैं, चाहे मुख के हों, ग्रासनली के हों, लार ग्रंथियों के हों, आमाशय के हों, पित्ताशय के हों, अग्न्याशय के हों या मलाशय गुदाद्वार के, बवासीर, भगंदर, फेस्टुला जैसे रोग हों, इन सभी रोगों को हम दूर कर सकते हैं केवल कुछ ज्ञान अर्जन करके, कुछ पुस्तकों के ज्ञान के माध्यम से, कुछ औषधियों और जड़ी बूटियों के ज्ञान के माध्यम से। ये पूरा प्रकरण आप अगर और विस्तार से देखना चाहते हैं तो 16 तारीख को रात 8 बजे मेरा लाइव फेसबुक पे पड़ जाएगा। आप उसको भी जाके विस्तार में देख सकते हैं कि किस प्रकार अंगों का कार्य होता है और अंगों में कौन कौन से उपांग आके हमारे शरीर में पाचन तंत्र को पूरा करते हैं और पाचन क्रिया को बनाते हैं। दोस्तों, कोई भी रोग यदि पैदा होता है तो पाचन तंत्र की गड़बड़ी से ही उस रोग का जन्म होता है और अगर हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है तो 80 के बराबर रोग हम सबको हो सकते हैं। तो हम सब अपने पाचन तंत्र के प्रति जागरूक हों, सजग हों। इसके लिए अखंड भारत शंखनाद की तरफ से हम लोगों ने ये अभियान चलाया कि हर व्यक्ति को पहले उसके अंगों और शरीर के बारे में जानकारी दी जाए, उसके बाद उसे औषधियों और उसके कार्य के बारे में विवरण दिया जाए ताकि राजीव भाई का अधूरा सपना पूरा हो सके। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए व्याख्यान और अनुभव के साथ। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।